में आप लोगों का स्वागत करते हैं डेली टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज नंबर 38 है जो 2 सितंबर 2024 को टेस्ट लिया गया था। तो चलिए टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहली बार चैनल पर जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आज का पहला क्वेश्चन होगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर काम करती है। इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? विधायिका के अंतर्गत में कार्यपालिका काम करती है। विधायिका के अधीन रहकर काम करती है कार्यपालिका। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन सही है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, सही बात है। और देखते हैं और कंडीशन क्या होता है, और कोई उपराष्ट्रपति न हो। अब लो भाई, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों कौन काम करेगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका सही जवाब जो होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के हैसियत से काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य कौन थे? देख रहे हैं ना, स्वर्ण सिंह समिति के 1976 के सदस्य कौन रहे हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? ए आर अंतुले। उसके बाद एस एस रे और इसमें जो रहेगा चौथा में डी ऑप्शन जो है सी एम स्टीफन या स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हुए हैं। तो इस प्रकार ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। देख रहे हैं ना, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक राज्य का नीति निश्चित सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया है? तो वह कौन सा जो है नीति निश्चित तत्व जो है संविधान में बाद में जोड़ा गया है? इसका सही जवाब दोस्तों कि मुक्त कानूनी सलाह जो है दोस्तों यह बाद में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत में मौलिक अधिकार है? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? शिक्षा का अधिकार। यह एक मानव अधिकार है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत में शामिल किया गया है, शिक्षा का अधिकार। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को कौन पारित होना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? अगर नए राज्य का सृजन करने वाले विधेयक को पारित होना अनावश्यक है, इसका अनावश्यक क्या होगा? इसमें डी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है। तो इसमें संसद के साधारण बहुमत के द्वारा अनिवार्य है। ओहो, अनिवार्य है दोस्तों। ये नया अगर राज्य बनाया जाएगा तो इसमें क्या सा जरूरी होगा? तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा सुनिश्चित नहीं है जो राज्यसभा के सीटों के आवंटित के बारे में बताता है? ये आंध्र प्रदेश में 18, ये गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में 18 नहीं होगा, ये नंबर आपका इसका गलत जवाब होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लो। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जनहित याचिका PIL किसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? 8 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। न्यायिक पहल के द्वारा शुरू किया गया था। जनहित याचिका की शुरुआत पूछ रहा है तो न्यायिक पहल के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बताना है कि किस आर्टिकल को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है? वह कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा निलंबित यानी समाप्त नहीं होती है? 20 और 21 जो है ये समाप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताना है कि विभिन्न राज्यों से संबंधित अवशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर
सी नंबर ऑप्शन होगा 371। 371 में यह राज्य को विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है 371 आर्टिकल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर देखेंगे कि एक क्षेत्र पंचायत का निर्धारण किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वो कौन सा निर्वात में यात्रा कर सकता है? तो निर्वात में कौन यात्रा कर सकता है? यूवी, अल्ट्रावायलेट रे, प्रकाश, उष्मा। इस प्रकार ये डी ऑप्शन सही होगा, तीनों करेगा, तीनों सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो यह वस्तुओं के किसी भी युग्म पर यह लागू होता है, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर यह लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से वह कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोध होता है? उच्चतम प्रतिरोध किसका होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है एबोनाइट का होता है। एबोनाइट में जो है उच्चतम प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। परवर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? परवर्ती धारा का खोज कौन किया हुआ था? तो परवर्ती धारा का खोज किसके द्वारा किया गया था? निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। परवर्ती धारा का आविष्कारक कौन है? तो निकोला टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे शरीर में कोई अंग है? हमारे शरीर में कई अंग है, ठीक है। निम्नलिखित में से वो कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है, लेकिन सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? त्वचा जो है, स्किन जो है, यह शरीर का सबसे बड़ा अंग तंत्र है, त्वचा अंग तंत्र। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, तो जानवरों का सबसे बड़ा समूह का नाम पूछा गया है दोस्तों। तो आर्थ्रोपोडा जो है ये जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा समूह जो है आर्थ्रोपोडा जो है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। पादप जगत के उभयचर किसको बोलते हैं? तो पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। पादप जगत के उभयचर के नाम से ब्रायोफाइटा को जाना जाता है, ब्रायोफाइटा को। निम्नलिखित में से वह कौन सा भौतिक रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है? तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन बताना है, तो इसका सही जवाब जो दोस्तों बर्फ का पिघलना है, यह भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन ये रासायनिक होगा। फलों का पकना रासायनिक हो गया। दूध से दही बनना ये रासायनिक है। लेकिन बर्फ जो है, बर्फ से पानी बन जाएगा, पानी से बर्फ बन जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र को प्रयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, यदि एकमात्र उपधातु है, ठीक है, एक मात्र उपधातु है जिसे क्षारीय वस्तुओं के साथ रखा जाता है। एकमात्र जो है अधातु है जो क्षारीय धातु के साथ रखा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाइड्रोजन जो है एकमात्र अधातु है जो क्षारीय धातु के साथ रखा जाता है। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश में प्रत्येक कार्बनिक परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे रहते हैं जो एक दीर्घ त्रियामी संरचना का निर्माण करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डायमंड जो है 3 डायमेंशन का प्रतिबिंब का निर्माण कौन करेगा? तो ये आपको डायमंड हीरा त्रियामी संरचना का निर्माण करता है, जैसे 3D बोला जाता है। पक्षियों में डैश होता है। पक्षियों में क्या होता है भाई? 4 कक्षीय होता है हृदय, 2 कक्षीय, 1 हृदय, 3 कक्षीय। इसका सही जवाब क्या होगा? 4 कक्षीय। पक्षियों में 4 कक्षीय। 23। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मटर के पौधे डैश कैरेक्टर रिसेसिव करते हैं। तो मटर के पौधे डैश कैरेक्टर्स रिकेसिव करते हैं।
रिसेसिव करते हैं, किस में करते हैं भाई? 24 का। ये झुरीदार बीज में, ये झुरीदार बीज में देखने को मिलता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? कौन सा यौगिक नहीं है पूछा गया है कि इसमें कौन सा यौगिक नहीं है। तो इसमें लेड जो है ये सीसा यौगिक नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए तो धारा डैश हो जाएगा। प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगा? 26 का सही जवाब क्या होगा? तो ये दुगुनी हो जाएगी। प्रतिरोध को आधा कीजिए तो धारा क्या हो जाएगी? ये दुगुनी हो जाएगी। डी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रवण नहीं है। कितना श्रवण नहीं होता है, सुन नहीं सकता मनुष्य जो है, कितना आवृत्ति को सुन नहीं सकता है? तो 27 का, इसका 22,000 हर्ट्ज, 22,000 हर्ट्ज जो है आवृत्ति को नहीं सुन सकता है। बात करते हैं एक्टिनाइटों की परमाणविकता संख्या है। एक्टिनाइटों की परमाणविकता संख्या है तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? 90 से 103। एक्टिनाइटों की परमाणविकता संख्या बताना है तो इसका सही जवाब होगा 90 से 103 के बीच में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, पिन्ना किसका बाह भाग है? पिन्ना किसका बाह भाग है? कान का, नाक का, उंगली के या आंख का? इसका सही जवाब होगा पिन्ना, ये कान का भाग है। पिन्ना, पिन्ना आपको याद रखेंगे, ये कान का भाग है, कान का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसके अनुसार जी का मान घटता है? जी का मान घटता है, किसके अनुसार जी का मान घटता है? भार, आयाम, ऊंचाई, द्रव्यमान। इसमें सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ये ऊंचाई पर जी का मान घटता है। ऊंचाई का मान, छोटा जी का मान क्या होता है? घटता है। डैश के कार्बन परमाणुओं में फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। डैश के परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। किसको व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों? फ्लोरीन को किया जाता है। फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपघटक किस पोषण स्तर की जीव है? अपघटक जो है बताना है कि यह किस पोषण स्तर का जीव है। तो पोषण स्तर 1, 2, 3, 4। तो ये जो है अपघटन जो है पोषण स्तर 4 का ये आपको जीव है। अपघटन जो है पोषण स्तर 4 का ये जीव है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही जवाब होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 33 का सही जवाब दोस्तों क्या होगा? जीवाश्म नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। किस देश में जो है सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश में जो है अम्लीय वर्षा हुआ था? तो 34 का सही जवाब आ गया स्वीडन में 1992 में, 1972 में। ठीक है, 1972 में है दोस्तों सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा किस देश में? स्वीडन में हुआ था, स्वीडन में हुआ था। 35 नंबर देखेंगे दोस्तों। 1912 में युद्ध में अमेरिका और डैश के बीच में लड़ा गया था। 1912 में जो युद्ध हुआ था अमेरिका और किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो गया ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। 1912 में अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैन कैफ पुस्तक के लेखक कौन? मैन कैफ पुस्तक के लेखक कौन होगा? तो मैन कैफ पुस्तक के लेखक है, आप जानते हैं, हिटलर। हिटलर के द्वारा लिखा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रांस में चर्च के द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूला जाता था? फ्रांस में चर्च के द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूला जाता था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दशमांश कर, जिसे तिथे बोला जाता, दशमांश कर बोला जाता था। दशमांश कर ये फ्रांस के चर्चों के द्वारा किसान से कर वसूला जाता था। दशमांश कर जिसे तिथे कर बोला जाता था। इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया? शास्त्रीय संगीत जो है यह किस वेद से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत पूछ रहा है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा साम वेद जो है यह संगीत जो है गान बजाना ये सब जो है साम वेद में उल्लेखित किया गया है, बताया गया है।
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू डैश नृत्यका से संबंध रहा है। तो ये शोभा नायडू जो रही थी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से, वो किस क्षेत्र में नर्तिका थी, तो किस क्षेत्र में इनका संबंध रहा है? कुचिपुड़ी जो है शोभा नायडू, कुचिपुड़ी जिसको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया शोभा नायडू, इनका नृत्य का संबंध जो है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है। कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो कुल्लू दशहरा दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू दशहरा आप ये बताएंगे। इसका सही जवाब है कुल्लू मनाली। आपको याद हो गया ना, तो ये कुल्लू दशहरा आपको हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अपनी पहचान को गलत बताकर अपने गोपनीयता जानकारी को प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? अपनी पहचान को गलत बताकर अपने गोपनीयता जानकारी को प्राप्त करना क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये इसका सही जवाब होगा फिशिंग ट्रैकिंग। फिशिंग ट्रैकिंग बोला जाता है। अपनी पहचान को गलत बताकर अपने बारे में जानकारी को हासिल करना फिनिशिंग ट्रैकिंग कहा जाता है। फिनिशिंग ट्रैकिंग कहा जाता है। बहुत अच्छी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का एक उदाहरण। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उदाहरण है। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हीरोइन प्राप्त होता है किससे? हीरोइन किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो हीरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। हीरोइन प्राप्त किया जाता है, जो नशीला पदार्थ जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है हीरोइन। कल्पना 1 उपग्रह है। किसका उपग्रह है भाई? कल्पना 1 किसका उपग्रह है? तो मौसम विज्ञान का उपग्रह है कल्पना 1। कल्पना 1 कैसा उपग्रह है दोस्तों? तो ये मौसम संबंधित विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कल्पना 1 को उपग्रह को लॉन्च किया गया था। बात करते हैं निम्नलिखित में से वह कौन सा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है। तो ये तो आप तो भली भांति जानते ही हैं दोस्तों, हीरालाल जे कानिया जो है ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हुए थे। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। अच्छा ठीक है। तो ये आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, अहमदाबाद जो है अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जा रहा है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। बिंदेश्वरी पाठक, इनमें से इनका संबंध क्या रहा है? बिंदेश्वरी पाठक का संबंध किससे रहा है दोस्तों? तो ये बिंदेश्वरी पाठक का संबंध ये बिहार से थे, ये याद रखेंगे, बिहार से। और बिंदेश्वरी पाठक का संबंध जो रहा है दोस्तों यह सुलभ शौचालय आंदोलन से इनका रहा है। सुलभ शौचालय आंदोलन से बिंदेश्वरी पाठक का संबंध रहा है। चलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया की पहली महिला बन गई है। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर यह फतह करने वाली पहली महिला बन चुकी है दुनिया में। तो अब चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें 38 का क्या होगा इसका दोस्तों? अंशु जेम्सेनेप्पा जो है आप याद रखेंगे, एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों? ओमान की राजधानी याद रखेंगे मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। निम्नलिखित में से वह कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? तो ये भारत में नहीं है पूछ रहा है। तो 50 का सही जवाब क्या होगा? चार मीनार यूनेस्को के विश्व धरोहर शामिल में नहीं किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। चार मीनार हैदराबाद में है। ताजमहल, आगरा किला, एलिफेंटा, ये सब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। चार मीनार को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है। तो क्या किसका प्रतीक है? धर्म साधना का है।
धर्म साधना। और भारत में जो है केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, त्याग और बलिदान का प्रतीक है केसरिया रंग। लेकिन भूटान के जो है राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया नारंगी रंग जो है किसका प्रतीक है? धर्म साधना का प्रतीक है, धर्म साधना का प्रतीक है। दिल्ली डैश के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली जो है किस नदी के किनारे? तो ये दिल्ली जो है दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही है। गुलबर्ग किला, गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में है? गुलबर्ग किला जो पूछ रहा है तो ये भारत के किस राज्य में है? गुलबर्ग किला, गुलबर्ग किला जो पूछ रहा है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। गुलबर्ग किला कर्नाटक में है, कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर दे देते तो आप लोग गलती कर लेते हैं, गुलमर्ग है वहां पर, गुलबर्ग किला है। गुलमर्ग पूछेगा तो जम्मू कश्मीर में। दक्षिण दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला हुआ है? तो याद रखेंगे नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जाना जाता है, जिन्होंने रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये बताना है किस महिला को जो है ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो 55 का सही जवाब दोस्तों पीवी सिंधु बनी हुई है, पीवी सिंधु डबल मेडल प्राप्त होने वाली महिला बन चुकी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपको याद रखेंगे ये 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन, शंख का बना बैल, शंख का बना हुआ बैल, शंख का बना हुआ बैल सिंधु सभ्यता के किस किस स्थल से प्राप्त होता है? शंख का बना हुआ बैल सिंधु सभ्यता के किस जगह से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या आएगा? हड़प्पा से जो है शंख का बना हुआ बैल ये हड़प्पा से प्राप्त किया गया है। मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा महिला को क्या कहा गया है? मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा गया है? तो ये 58 को छिंदवासिनी बोला गया, छिंदवासिनी बोला गया, छिंदवासिनी बोला गया है। मौर्य काल में जो है स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले विद्या को छिंदवासिनी बोला गया है, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर की बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह के दिया गया है? गुर्जर प्रतिहार शासकों में से आदि बराह की उपाधि किसको मिला हुआ है? आदि बराह आपको मिहिर भोज को बोला गया है, ये उपाधि दिया गया है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से आदि बराह की उपाधि मिहिर भोज को दिया गया है, मिहिर भोज को। विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा गया है दोस्त? तो ये आपको बालनाडु बोला गया है। विजयनगर साम्राज्य में जिला को वालनाडु कहा जाता था। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया तो वहां का शासक कौन था? जब अकबर कश्मीर के अभियान शुरू किया तो वहां का शासक पूछ रहा है दोस्तों, तो वहां का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 61 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यूसुफ खां। अकबर जब कश्मीर का विजय अभियान शुरू करता है तो वहां का शासक यूसुफ खान था, यूसुफ खान। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो बात करते हैं अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज को कब्जा, ये बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस की सरकार के द्वारा, याद रखेंगे फ्रांस के सरकार के द्वारा काउंट लाली को भारत का संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक और असैनिक अधिकारों को प्रदान कर दिया गया था, जिसके चलते यह तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण बना हुआ था। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में कि ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिनका मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्त? तो 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील जो था, इस क्रांति के दबाने में महत्वपूर्ण उसका भूमिका रहा, लेकिन नील का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे
63 का सही जवाब होगा। यह लखनऊ में हुआ था। नील की मृत्यु जो है, ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, याद रखेंगे। नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था दोस्तों? नामधारी आंदोलन पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बाबा राम सिंह कुक्का, बाबा राम सिंह कुक्का के द्वारा नामधारी आंदोलन चलाया गया था, नामधारी आंदोलन, याद रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय धन के बहिर्गमन और भारत में होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेलबी कमेटी, बेलबी कमीशन का गठन कब किया गया था? बहुत अच्छी बारे में जानकारी। ये बेलबी कमीशन जो है, ये भारत में बहिर्गमन धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में जानकारी करने के लिए यह जांच कमेटी की बेलबी कमीशन गठन किया गया था। कब किया गया था? तो ये 65 का सही जवाब क्या होगा? 1895 में बेलबी कमीशन बनाया गया था, जो भारत में बहिर्गमन और भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक का जांच करने के लिए बेलबी कमीशन का गठन 1895 में किया गया था, 1895 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस आंदोलन के द्वारा वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोला हुआ था? कि ये बताना है, वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोला हुआ है, भारतीय अशांति के जनक बताना है। तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक बोले हुए थे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बोले हुए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? वैशाली में। भिक्षुणी संघ की स्थापना जो किया गया था, वैशाली में किया गया था, इसका सही जवाब होगा। राजशेखर और जिन प्रभा सूरी, राजशेखर जिन प्रभा सूरी जैसे जैन मुनियों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया हुआ था? बहुत अच्छी बारे में जानकारी याद रखेंगे। ये 68 का सही जवाब क्या होगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है किन जैन विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया हुआ था? तो राजशेखर और जिन परबासुरी और राजशेखर को ये जैन विद्वान जो थे, यह कौन सुल्तान ने संरक्षित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा संरक्षित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कि भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत में सूफी मत जो देख लेते हैं, सूफी संतों की मजार पर जियारत के नाम से की जाने वाले जियारत यात्रा का महत्वपूर्ण विशेष है। बहुत अच्छी बारे में जानकारी, ये तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बात है, भारत में सूफियों का सर्वाधिक प्रभावशाली चिश्ती से थे। हाँ बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए आपको 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। हो विद्रोह कब, किसके दौरान, कब हुआ था भाई? कब से कब तक? हो विद्रोह 70 के हो जाएगा, 1820 से 20 और 21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। 1820 और 21 में हो विद्रोह हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में आया था, तो किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो ये करजन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, और बंगाल विभाजन भी करजन के समय में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है, और उस समय उसके उद्देश्य में से कौन सी शामिल नहीं था? तो 1906 में जो है ढाका में किया गया था सलीमुल्लाह के सहयोग से, इसमें कौन सा शामिल नहीं था? बात देख लेते हैं। द्विराष्ट्र तो बिल्कुल बात था। भारत में सांप्रदायिक विभाजन चाहती थी, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की मांग, इस प्रकार उपयुक्त में से सभी इसमें शामिल हैं। नहीं, इसमें जो होगा दोस्तों 72 का मतलब सही तो है, सभी उपयुक्त में से सभी है, इसमें सभी मुस्लिम लीग का सारे बातें सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1932 में पूछ रहा है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? 1932 में जो है हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे? तो गांधी जी के द्वारा किया गया था। एक 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा ये पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता। पूना पैक्ट में क्या हुआ था दोस्तों? तो ये जो हुआ था दलितों के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रावधान, सीट को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 में भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से वो कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्रों के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? तो वो कौन सा क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र का जो इस्पात का विक्रय करने का काम करती है? 74 का जो है स्टील जो है स्टील जो है काम करती है। मसालों का बगान किसको बोलते हैं? मसालों का बगीचा किसको बोला जाता है? मसालों का बगीचा आपको केरल को बोला जाता है, केरल को बोला जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाली परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में गति देने वाली परिवहन का मुख्य साधन क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय रेलवे जो है परिवहन को गति देने में प्रमुख साधन यही होगा, रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तत्कालीन को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? ओहो, पूछ रहा है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट को कब सर्वप्रथम अपनाया गया है? तो ये याद रखेंगे, शून्य आधारित बजट जो है अमेरिका में कब अपनाया गया था? तो 1977 में शून्य आधारित बजट को जो है अमेरिका ने अपनाया है 1977 में। निम्नलिखित में से सुनियमित नहीं है, कौन सा सुनियमित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक ले था। उसके बाद बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये 1966 से लेकर 61 तक ले, बिल्कुल गलत हो जाएगा। छठा हो जाएगा 80 से 85, 10वीं हो जाएगा 2002 से लेकर 7 तक, ये सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, एल.के. झा समिति ने किस कर को सुझाव दिया था? एल.के. झा समिति ने किस कर को सुझाव दिया था? इसका सही जवाब क्या होगा? भेंट को। एल.के. झा समिति ने जो भेंट को सुझाव दिया था, एल.के. झा समिति ने किसको सुझाव दिया था? तो भेंट को दिया था, भेंट को। वेट को नहीं यार, सॉरी, ये वेट को नहीं होगा, मोड वेट को दिया था, मोड वेट तो यहाँ है, मैन वेट को दिया था, मैन वेट। एल.के. झा समिति याद कीजिए तो इसको, चलिए इसको करेक्शन कीजिए। एल.के. झा समिति यह किसका सुझाव दिया था? एम.एन. भेंट को सुझाव करने के लिए एल.के. झा समिति आया था, न कि मोड भेंट नहीं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यातक मद है? तो सबसे बड़ा निर्यातक क्या हो जाएगा? 80 का हो जाएगा आभूषण और रत्न, जो है रत्न और आभूषण सबसे ज्यादा भारत का निर्यातक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा? अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत अप्रैल 2005 में किया गया था। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे कौन सा बेरोजगारी कहिएगा भाई? यदि किसी देश में लंबे समय तक बेरोजगारी रहती है तो इस बेरोजगारी को क्या कहिएगा? तो इस बेरोजगारी को दीर्घकालिक बेरोजगारी कहेंगे। इस बेरोजगारी को क्या कहेंगे? दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है, जिस देश में सबसे लंबे समय तक बेरोजगारी रहे। तो भारत में आप देख सकते हैं कैसा बेरोजगारी है। पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ने का काम करती है? पनामा नहर जो है किन महानगरों को जोड़ने का काम करती है? इसका सही जवाब जो होगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम ये पनामा नहर करती है। दो महासागरों को, महानगरों नहीं, दो महासागरों को जोड़ने का काम करती है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ये पनामा नहर दो महासागरों को जोड़ने का काम प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर जोड़ने का काम करती है। चलिए बात करते हैं, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहा जाता है? तो यह पक्षाभ कहा जाता है। रेशेदार मेघ दिखाई देने वाले को क्या बोलते हैं? पक्षाभ कहा जाता है, पक्षाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चक्रवात की दिशा क्या होती है? चक्रवात की दिशा पूछ रहा है। तो चक्रवात की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल होता है।
यही चक्रवात की दिशा होती है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं करना है दोस्तों, याद रखेंगे चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में कैसे होगा, घड़ी की सुई विपरीत होगी। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई कैसे होगी, विपरीत होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में जो कैसे हो गया, घड़ी के अनुकूल हो गया। दक्षिणी में अनुकूल, दक्षिणी में अनुकूल, उत्तरी में विपरीत, उत्तरी में विपरीत, क्योंकि इसमें सारा चीज ऑप्शन वैसी तरह है, घुमा घुमा कर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर पर्वत का विस्तार है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पर्वत का विस्तार पूछ रहा है, कितना % भाग पर है, पर्वत का विस्तार पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन के साथ देख लेते हैं कितना होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, पर्वत पर जो है विस्तार पूछ रहा है, पर्वत जो है कितना विस्तार है। तो 26% जो है पर्वत जो है, 26% जो है पर्वत विस्तारित में रूप में है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है, यू आकार की घाटी दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है। यू आकार की घाटी आपको देखेंगे, आपको बर्फ पिघलने के बाद ऐसे ऐसे घाटियां का निर्माण होती है। तो यू आकार की घाटी देख रहे हैं, यू आकार की घाटी की तरफ बन जा रहा है। तो ये हिमानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, हिमानी क्षेत्रों में यू आकार की घाटी देखने को मिलती है। दिसंबर 2018 में हैनलॉक द्वीप का नया नाम क्या कर दिया गया है, हैनलॉक द्वीप का नाम क्या कर दिया गया दोस्तों, ये स्वराज द्वीप के नाम से हैनलॉक जाना जाएगा। स्वराज द्वीप को किस नाम से जाना जाएगा, तो ये हैनलॉक द्वीप को जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पूछा गया है पिपली घाट दर्रा किन पर्वतीय भाग में स्थित है। पिपली घाट दर्रा, पिपली घाट दर्रा, पिपली घाट दर्रा कहाँ देखने को मिलता है, ये अरावली क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। पिपली घाट दर्रा कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये अरावली क्षेत्र में देखने को मिलता है, सही जवाब है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः अवस्थित है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल बताना है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा, उत्तराखंड और तिब्बत। उत्तराखंड में आपको गंगा का ब्रह्मपुत्र के तिब्बत से होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड और तिब्बत से है गंगा और ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थल। बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया गया, बगलिहार बांध, बगलिहार बांध जो किस नदी पर, चिनाब नदी पर। बगलिहार बांध किस पर, चिनाब नदी पर बनाया गया है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है। योग जलप्रपात, योग जलप्रपात निम्नलिखित में से अवस्थित है। योग जलप्रपात अवस्थित है, योग जलप्रपात अवस्थित जो है कर्नाटक में है। योग जलप्रपात जो है कहाँ है, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, शरावती नदी पर है। किस पर, शरावती नदी पर है, याद रखेंगे। देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र पूछ रहा है। तो ये आपको मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा वन वाला प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के निम्नलिखित में से मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय का कारण निर्माण हुई है। तो भारत में वो मृदाओं में से बताना है जो बेसाल्ट लावा के अपर्दन के चलते हुआ है। बेसाल्ट के चलते किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो याद रखेंगे 94 का रेगूर मिट्टी जो है बेसाल्ट के अपर्दन के चलते, इसके लावा को अपर्दित होने के बाद किस मिट्टी का निर्माण, तो रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी किस लावा से बना है, तो बेसाल्ट लावा से बना हुआ है रेगूर मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिले में कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है। इसका 95 का सही जवाब है इंदिरा गांधी नहर जो है। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में जो है कृषि का प्रमुख साधन बन रहा है, और वहाँ पर जीवन यापन बहुत ही कुशल मंगल होते जा रहा है, लोग कृषि कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शाहकारिया जनजाति, शाहकारिया जनजाति जो है पूछ रहा है। शाहकारिया जनजाति दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको राजस्थान में शाहकारिया जनजाति पूछ रहा है। तो यह राजस्थान की प्रमुख जनजाति निवास करती है राजस्थान में। अगले क्वेश्चन, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ है। किस मुगल सम्राट का जो है राज्याभिषेक पटना में हुआ है, किस मुगल सम्राट का जो है राज्याभिषेक पटना में हुआ है, बताइए। फर्रुखसियर का जो है राज्याभिषेक पटना में हुआ है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ, फर्रुखसियर का हुआ है, जिसे फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था फर्रुखसियर का, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। बिहार में 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू होता है, तो ये आपको याद रखेंगे। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू होता है, तो शुरू होता है ये रोहिणी से शुरू होता है, रोहिणी से या जगदीशपुर से होता है ना, ये आपको जगदीशपुर से। रोहिणी भी सर तो चेक करा रहे हैं, रोहिणी
सर के आंसर शीट में तो रोहिणी बता रहे हैं, लेकिन जगदीशपुर हमको लग रहा है होगा। तो आप देख लेंगे बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था। चलिए बात करते हैं, रोहिणी ऐसे तो जगह तो नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। कांटी कांटी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? कांटी ये जो है ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? ये आपको मुजफ्फरपुर में, ये कांटी ताप विद्युत परियोजना, कांटी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो आपको मुजफ्फरपुर में, जिले में मुजफ्फरपुर में। निम्नलिखित में से वह कौन सा वन नेशन वन इलेक्शन पैनल का अध्यक्ष बनाया गया? वन नेशन वन इलेक्शन, ये रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया। रामनाथ कोविंद जो है वन नेशन वन इलेक्शन के पैनल के अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। ये बिहार में 1857 के सैनिक विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था, आप कमेंट करके बता देंगे। और दोस्तों इस प्रकार से ये आज का सेट जो है पूरा 100 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।